परसिस्टेंस इज़ वॉट मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। दृढ़ता वो है जो असंभव को संभव बनाता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टॉक अफेयर्स में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एशियन पेंट्स की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एशियन पेंट्स की कहानी लगभग 1942 से शुरू होती है, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, जिसमें एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान था, वहीं एलाइड पावर में ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और फ्रांस था। उस समय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड वार में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थी। उसी समय महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, जिसमें महात्मा गांधी डिमांड कर रहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत से अंत हो। ये वही समय था जब कुछ साल पहले JRD टाटा ग्रुप के चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 34 साल की थी और वो टाटा बोर्ड के एक यंगेस्ट चेयरमैन थे। वहीं दूसरी ओर बिरलाज अपना मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर सेट कर रहे थे। उस समय इंडियन पेंट इंडस्ट्री में कुछ ब्रिटिश पेंट्स की कंपनी और शालीमार पेंट्स शामिल था। वो एक ऐसा दौर था जब ब्रिटिश इंपोर्ट पर बैन लगा चुके थे और भारत को खुद पर निर्भर रहना था। ये एक भारतीयों के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई और ऐसे जटिल समय में 26 वर्षीय एंटरप्रेन्योर चंपकलाल चौकसी ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अपने 3 दोस्तों के साथ भारतीय पेंट बाजार में घुसने का निर्णय लिया। उनके 3 दोस्त थे चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील। शुरुआती दिनों में ये चारों बॉम्बे के एक स्मॉल गैराज में काम करते थे, जहाँ से इन्होंने लॉन्च किया एशियन पेंट्स। 1952 आते आते एशियन पेंट्स का एनुअल टर्नओवर लगभग 23 करोड़ रुपए तक हो चुका था। उस समय ये रकम किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा रकम होता था और 1967 आते आते ये कंपनी इंडिया की लीडिंग पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और इस ताज को ये कंपनी आज भी संभाले हुए है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शायद ही दुनिया में ऐसी कोई कंपनी होगी जो लगभग 7 दशकों से लीडिंग मार्केट प्लेयर का ताज संभाल के रखी हो। एशियन पेंट्स एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो लगभग सारे इंडियन से कनेक्टेड है। ये ब्रांड भारत का सबसे बड़ा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा कंपनी है पेंट इंडस्ट्री में। चारों दोस्तों के पास कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक हुआ करता था, बट 1990 एक ऐसा दौर आया जब ये कंपनी इंडिया से बाहर भी एक्सपेंड करने लगी और ग्लोबल राइट को लेके ये चारों में एक विवाद हो गया। इस विवाद और डिस्प्यूट का परिणाम ये निकला कि चौकसी ने अपना 13.7% का शेयर बेच दिया और 1997 में निकल गए। चंपकलाल चौकसी जी की मृत्यु भी जुलाई 1997 में हो गई, जिसके बाद उनके बेटे अतुल ने टुक ओवर किया। उनके तीनों दोस्तों ने उनके शेयर को म्यूचुअली खरीदा। एशियन पेंट भारत की ऐसी पहली कंपनी है जिसे मल्टीपल प्रमोटर के द्वारा शुरू किया गया और शुरू से आज तक ये कंपनी अपना टॉप प्लेस बनाए हुए है। आज ये कंपनी इतनी खास क्यों है? क्यों हर एक बड़े इन्वेस्टर का पहला पसंद एशियन पेंट है? क्योंकि ये कंपनी शुरू से लेके अभी तक रिमार्केबल कंसिस्टेंसी, रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, डिसिप्लिन कैपिटल डिप्लॉयमेंट दिखाते आ रहा है। ये कंसिस्टेंसी ही वो कारण है जो कि बड़े इन्वेस्टर को एशियन पेंट इतना अट्रैक्ट करता है। वो आंख बंद करके अपना पैसा एशियन पेंट में लगाने को तैयार है। अगर मैं एशियन पेंट को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो वो वर्ड होगा कंसिस्टेंसी। दोस्तों, एशियन पेंट का स्ट्रगल इतना भी आसान नहीं था। कैसे ये कंपनी एक स्मॉल गैराज से एक इंडिया की और एशिया की इतनी बड़ी कंपनी बन के निकली। और चंपकलाल चौकसी एक रियल एनालिस्ट थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को मार्केट से ग्रैब किया और इतने सारे ब्रिटिश कॉम्पिटिटर और शालीमार पेंट जो कि 1902 से मार्केट में था, ऐसे माहौल में भी कॉम्पीट करने का सोचा। उन्होंने गैप को फाइंड किया और देखा कि क्या उनके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे हैं। चौकसी ने कंजप्शन ट्रेंड, कंजप्शन पैटर्न को अच्छे से समझा
और स्ट्रैटेजीज़ बनाने लगे। और स्ट्रैटेजीज़ बनाने के बाद पूरा फोकस हो जाते अपने स्ट्रैटेजीज़ को जिताने के लिए। उस समय इंडस्ट्रियल पेंट पे सारे कॉम्पिटिटर फोकस करते थे, वो पेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया करते। चोकसी ने डेकोरेटिव पर्पस पेंट को चुना और वो आम जनता पे ज़्यादा फोकस करने लगे। उन्होंने ये विजुअलाइज किया कि डेकोरेटिव पेंट्स का कंसिस्टेंट ग्रोथ किया जा सकता है और ब्रांड में वैल्यू भी जनता ही ऐड करती है, ना कि इंडस्ट्रीज़। वो जानते थे कि एक बार जनता इनके प्रोडक्ट को पसंद करने लगी तो एशियन पेंट एक ब्रांड बन जाएगा। और शुरुआती दशक में एशियन पेंट्स ड्राई डिस्टेम्पर बनाने लगी, जिसे चूना रंग भी कहा जाता था। डिस्टेम्पर बहुत बेसिक फॉर्म होता है पेंट का और इसे बनाने के लिए भी बेसिकली कलर और चूने की ही आवश्यकता होती है। बॉम्बे जैसे बड़े शहर में एशियन पेंट्स को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर एशियन पेंट्स को नहीं अपना रहे थे। वहाँ पे चोकसी जी ने सोचा कि क्यों ना इसे और भी ज़मीन लेवल से शुरू किया जाए और भारतीय रूरल एरिया में एंट्री किया जाए। उन्होंने अपना पहला डायरेक्ट डीलर स्टार्ट किया संगली में, जो कि सतारा महाराष्ट्र में है। एशियन पेंट वहाँ से जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चढ़ने लगा और उसके बाद एशियन कंपनी को बॉम्बे के बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद ही डिमांड करने लगे। यहाँ से शुरू हो गई एशियन पेंट की अपवार्ड जर्नी। चंपक लाल चोकसी एक परफेक्ट एनालिस्ट थे और अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने में वो माहिर थे। तमिलनाडु के पोंगल फेस्टिवल और महाराष्ट्र के पोला फेस्टिवल में वहाँ के लोग बुल्स की पूजा करते हैं। चोकसी ने नोटिस किया कि इन फेस्टिवल में लोग बुल्स को पेंट करते हैं। थोड़ा ही पेंट लगता है, मगर उस स्मॉल क्वांटिटी में भी चोकसी को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई और उन्होंने 50 और 100 ml पैक्स निकाले, जो कि मार्केट में खूब चला। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के लोग भी अपने घर का मेन गेट उसके नीचे रेड और येलो पेंट किया करते थे, जो उनके लिए शुभ माना जाता था। वहाँ पे भी चमनलाल चोकसी ने एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया और उस मार्केट को भी ग्रैब कर लिया। चमनलाल चोकसी ये कहा करते कि एक गरीब भी अपने दहलीज को ज़रूर पेंट करेगा, चाहे वो अपना पूरा घर पेंट ना भी करे। ऐसे ही स्मॉल स्ट्रैटेजीज बना के चमनलाल चोकसी एशियन पेंट्स को आगे ले जाने लगे। जब एशियन पेंट ने अपने 10 साल पूरे कर लिए, तब चोकसी ने कंज्यूमर डिमांड में एक गैप को नोटिस किया। ये गैप था ड्राई डिस्टेम्पर और प्लास्टिक इमल्सन पेंट के बीच का। जहाँ ड्राई डिस्टेम्पर बहुत सस्ता था, वहीं प्लास्टिक पेंट कई गुना महंगा। उस वक्त अन्य कंपनीज प्लास्टिक पेंट मार्केट में लॉन्च कर बेचने लगी थी। डिस्टेम्पर जल्दी दीवारों से निकल जाता, कपड़े पे चिपक जाता, वहीं प्लास्टिक पेंट वॉशेबल था और कपड़ों पे भी नहीं चिपकता, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या के लिए ये अनअफोर्डेबल था। इस गैप को चोकसी ने फाइंड किया। उसके बाद क्या था, चोकसी ने फिर स्ट्रैटेजी बनाई और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च की, वॉशेबल डिस्टेम्पर। ये ड्राई डिस्टेम्पर और प्लास्टिक पेंट दोनों के बीच का एक प्रोडक्ट था। चोकसी ने एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट कैंपेन भी चलाया। एडवर्टीजमेंट में उन्होंने कहा, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। ट्रैक्टर डिस्टेम्पर इमल्सन पेंट के मुकाबले काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट था, जिसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। चोकसी ने एशियन पेंट को यहाँ भी नहीं रोका। उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए 1954 में लॉन्च किया मैस्कॉट गट्टू पेंट। ये पेंट लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाने लगा। जहां बाकी और दूसरी कंपनीज बड़े इंडस्ट्रीज और बड़े ऑर्डर्स के लिए अपना पेंट बनाते, वहीं एशियन पेंट कंज्यूमर फोकस पेंट बनाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एशियन पेंट को काफ़ी पसंद किया जाने लगा और ये एक ब्रांड बन गया। दोस्तों, पेंट इंडस्ट्री का मार्केट साइज 60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है और एशियन पेंट के सारे क्लोज कॉम्पिटिटर के मार्केट शेयर को हम मिला भी दें तो भी वो एशियन पेंट के मार्केट शेयर से कम है। एशियन पेंट दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पिछले 6 दशकों से 20% से भी ज़्यादा का एनुअल CAGR रिटर्न दे रही है। और अगर हम बात करें बिजनेस इनोवेशन की, तो ये कंपनी कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस को इनोवेट कर रही है।
और ये अब होम इम्प्रूवमेंट बिजनेस में भी आ चुकी है। मॉड्यूलर किचन और सैनिटरी वेयर के बिजनेस में ये कंपनी 6 साल पहले एंटर कर चुकी है। आपने स्लीक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना होगा। ये कंपनी किचन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का भी 51% शेयर आज एशियन पेंट के पास है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को भी देखें तो चाहे वो सेल्स हो या नेट प्रॉफिट, साल दर साल ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।